नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत अहम, बल्कि कह सकते हैं कि उसकी आत्मा जैसे हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी, मौलिक अधिकार। हाँ, बिल्कुल। और ख़ास तौर पे अनुच्छेद 12 से 18 जो समानता के अधिकार की एक तरह से बुनियाद रखते हैं। बिल्कुल। और ये हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, जो इनकी अहमियत दिखाता है। मैग्ना कार्टा, सही। हाँ, और ये सिर्फ कोई कानूनी दावे नहीं है, ये असल में व्यक्ति के पूरे विकास के लिए जरूरी माने गए हैं। संविधान इनकी गारंटी देता है और इनकी प्रेरणा वो अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। हाँ, ये दिलचस्प है। और ये भी कि पहले 7 थे, अब 6 रह गए। वो संपत्ति वाला अधिकार। ठीक, अनुच्छेद 31 उसे 44वें संशोधन से हटा दिया गया। अब वो मौलिक अधिकार नहीं, बस एक कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 301 के तहत। अच्छा, तो इन अधिकारों की कुछ खास बातें क्या हैं? मतलब क्या जानना ज़रूरी है इनके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो ये असीमित नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि इन पर कोई रोक टोक नहीं हो सकती। उचित प्रतिबंध, जिन्हें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं, वो लगाए जा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये न्यायोचित है। मतलब अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे कोर्ट जा सकता है। अच्छा, सीधे कोर्ट। हाँ, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट तो अनुच्छेद 32 के तहत इनका एक तरह से संरक्षक ही है। और हाँ, इमरजेंसी में ये निलंबित हो सकते हैं, पर अनुच्छेद 20 और 21 वो कभी निलंबित नहीं होते। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अधिकार मिलते किसके खिलाफ हैं। यहीं पर शायद अनुच्छेद 12 आता है जो राज्य को परिभाषित करता है। ये राज्य क्या बला है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ ही मिले हैं, उसी पर अंकुश लगाते हैं। तो अनुच्छेद 12 बताता है कि राज्य में कौन-कौन शामिल है। कौन-कौन? इसमें केंद्र सरकार और संसद है, सभी राज्यों की सरकारें और विधानमंडल है, फिर नगर पालिका, पंचायत जैसे स्थानीय निकाय हैं। और इतना ही नहीं, LIC, ONGC, सेल जैसी सरकारी कंपनियां या दूसरी संस्थाएं भी। और मजे की बात यह है कि कभी-कभी कोई प्राइवेट संस्था भी, अगर वो सरकार के इशारे पर या उसके साधन के तौर पर काम कर रही है, तो उससे भी अदालतें राज्य मान सकती हैं। अरे वाह! मतलब सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं, बल्कि बहुत सारी और संस्थाएं भी इसके दायरे में आ जाती हैं। ये तो इन अधिकारों का दायरा काफी बड़ा कर देता है। बिल्कुल। तो अगर राज्य, मतलब इनमें से कोई ऐसा कानून बना दे जो इन मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, तो क्या होगा? यही पर अनुच्छेद 13 आता है। ये साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संविधान लागू होने से पहले का हो या बाद में बना हो, अगर वो मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाता, तो वो उस हद तक शून्य माना जाएगा, मतलब लागू नहीं होगा। शून्य यानी इनवैलिड। हाँ, वॉइड। और कानून का मतलब सिर्फ संसद या विधानसभा के एक्ट नहीं है। इसमें अध्यादेश, सरकारी आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, यहाँ तक कि पुरानी रूढ़ियां या प्रथाएं भी शामिल हैं, अगर उन्हें कानूनी मान्यता मिली हो। अच्छा, पर क्या संविधान संशोधन भी इसी कानून की परिभाषा में आते हैं? मतलब क्या संसद संशोधन करके मौलिक अधिकार छीन सकती है? ये बड़ा पेचीदा सवाल था। केशवानंद भारती केस 1973 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 वाले सामान्य कानून नहीं है। ओह अच्छा। लेकिन वहीं कोर्ट ने ये भी कह दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, पर संविधान के मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। तो अगर कोई संशोधन मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। समझ गया, मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। अब आते हैं समानता के अधिकार के बिल्कुल कोर पर, अनुच्छेद 14। ये कहता है कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, इनमें फर्क क्या है असल में? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इनमें एक बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। कानून के समक्ष समानता जो है वो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर है, किसी को कोई खास छूट या रियायत नहीं मिलेगी। ये थोड़ा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब किसी विशेष अधिकार का न होना। ठीक है। दूसरी तरफ कानूनों का समान संरक्षण अमेरिकी कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और ये तर्कसंगत वर्गीकरण, मतलब रीजनेबल क्लासिफिकेशन की इजाजत देता है। तर्कसंगत वर्गीकरण मतलब ये कि राज्य अलग अलग समूहों के लिए
जरूरत के हिसाब से अलग-अलग कानून बना सकता है, बशर्त ये है कि ये वर्गीकरण मनमाना न हो और उसका कोई तार्किक उद्देश्य हो जो कानून के लक्ष्य से जुड़ा हो। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने विधि के शासन रूल ऑफ लॉ को, जो अनुच्छेद 14 का आधार है, संविधान का मूल ढांचा माना है। अच्छा, यानी समानता का मतलब सबके लिए एक ही डंडा नहीं है, बल्कि जरूरत के हिसाब से फर्क करना भी समानता हो सकती है, अगर उसका आधार ठीक हो। बिल्कुल सही। इसी से जुड़ा हुआ लगता है अनुच्छेद 15, जो भेदभाव पर रोक लगाता है। जी, अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ, और ये सिर्फ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अच्छा, सिर्फ ये 5 आधार। हाँ, और ये केवल नागरिकों पर लागू होता है। साथ ही ये दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, सड़कों, मतलब जो सार्वजनिक जगह हैं, उनके इस्तेमाल में भी भेदभाव को रोकता है। और ये रोक सिर्फ राज्य पर नहीं, बल्कि प्राइवेट लोगों पर भी लागू होती है। लेकिन इसी अनुच्छेद में कुछ अपवाद भी तो हैं, जैसे महिलाओं और बच्चों के लिए खास प्रावधान या फिर पिछड़े वर्गों के लिए। ये समानता के खिलाफ नहीं जाता? ये सवाल उठता है, लेकिन इसका जवाब नहीं है। देखिए, ये जो अपवाद हैं, इन्हें समानता को कमजोर करने वाला नहीं, बल्कि असल में समानता लाने वाला माना जाता है। संविधान बनाने वालों ने महसूस किया कि जो वर्ग ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए कुछ खास उपाय करने होंगे। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जैसा कुछ। बिल्कुल। इसीलिए महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था है। और हाल ही में 103वें संशोधन से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% आरक्षण जोड़ा गया है। हाँ, ईडब्ल्यूएस कोटा। जी, हालांकि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू है, मतलब जो उस वर्ग के संपन्न लोग हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। ठीक है, और इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 16 आता है, जो सरकारी नौकरियों में बराबरी की बात करता है ना? हाँ, अनुच्छेद 16 सरकारी रोजगार में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है। यहाँ भेदभाव के लिए मना किए गए आधारों में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के अलावा वंश और निवास भी शामिल हैं। यहाँ आधार ज्यादा है। हाँ, लेकिन यहाँ भी अपवाद हैं। जैसे संसद चाहे तो कुछ नौकरियों के लिए उस राज्य या इलाके का निवासी होने की शर्त लगा सकती है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। किसी धार्मिक संस्था से जुड़े पद उसी धर्म के मानने वाले के लिए आरक्षित हो सकते हैं। और अब नौकरियों में भी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू है। यहीं पर वो मंडल कमीशन और इंदिरा साहनी केस का जिक्र आता है। बिल्कुल। इंदिरा साहनी मामला 1992 बहुत अहम है। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को सही ठहराया था, क्रीमी लेयर को बाहर रखने को कहा था और ये भी कहा था कि कुल आरक्षण सामान्यतः 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सामान्यतः मतलब खास हालात में हो सकता है। हाँ, कोर्ट ने कहा था कि असाधारण परिस्थितियों में इसे पार किया जा सकता है। चलिए, अब अनुच्छेद 17 पर आते हैं, अस्पृश्यता का अंत। ये तो बहुत सीधा और साफ लगता है। जी, ये एक बहुत ही मजबूत और अनूठा मौलिक अधिकार है। ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह खत्म करता है और इसका किसी भी रूप में पालन करना एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए संसद ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 भी बनाया है। और ये भी शायद प्राइवेट लोगों के खिलाफ लागू होता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अधिकार राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। और आखिर में अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, टाइटल्स का खात्मा। हाँ, ये कहता है कि राज्य सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई और उपाधि नहीं देगा। जैसे पहले राय बहादुर या सर जैसी उपाधियां होती थीं, वो अब नहीं। अच्छा। और कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी देश से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। तो फिर ये भारत रत्न, पद्मश्री वगैरह ये क्या है? हाँ, ये सवाल उठा था। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में साफ किया कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, उपाधि नहीं, लेकिन इन्हें नाम के आगे या पीछे जैसे सरनेम की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। समझ गया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 तक, ये हमारे संविधान की एक तरह से नींव है। लेकिन ये कोई सीधी सपाट चीज नहीं है। इसमें बहुत सी परतें हैं, अपवाद हैं
और समाज की सच्चाई को ध्यान में रखकर बराबरी लाने की कोशिश है। बिल्कुल। ये औपचारिक समानता के साथ साथ वास्तविक समानता हासिल करने का प्रयास है। और यहीं पर शायद एक अहम सवाल उठता है जिस पर विचार किया जा सकता है क्या? कि ये जो आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं हैं, खासकर ईडब्ल्यूएस कोटे जैसे नए बदलावों के साथ, ये अवसर की समानता के उस मूल विचार को, जो दशकों पहले संविधान में रखा गया था, आज के समय में कैसे प्रभावित कर रही हैं? क्या वो उसे और मजबूत करती हैं या उसके सामने कुछ नई चुनौतियां खड़ी करती हैं? ये सोचने वाली बात है।